हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंप्यूटर। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 7। ठीक है, मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन स्टूडेंट एंड द मार्जिनल पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी। अच्छा, चैप्टर 7 तो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 8 का वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 8 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके लिए मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। 3 वीडियो में मैंने उस चैप्टर को पढ़ाया है, ठीक है, और 1 वीडियो में मैंने उसका क्वेश्चन आंसर करवाया है। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 का नाम है मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन स्टूडेंट एंड द मार्जिनल पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी। इस चैप्टर का भी मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी मूवमेंट हुए, ठीक है, 20th सेंचुरी में, उसमें औरतों का क्या किरदार रहा, स्टूडेंट का क्या रोल रहा और मार्जिनल पीपल का क्या रोल रहा। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग वुमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में स्टूडेंट के बारे में और तीसरे पार्ट में मार्जिनल पीपल का क्या रोल रहा। ठीक है, एंटी पार्टीशन या यूं कह ले कि फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या रोल रहा। ठीक है, 20वीं सदी में। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वुमेन के बारे में पढ़ेंगे कि वुमेन्स का क्या रोल रहा मूवमेंट में। ठीक है, जो भी मूवमेंट हो, 20th सेंचुरी में होने वाले जितने भी मूवमेंट, चाहे वो एंटी पार्टीशन बंगाल हो, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ठीक है, जितने भी मूवमेंट हो उसमें वुमेन्स का क्या रोल रहा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, 20वीं सदी में, ठीक है, 20वीं सदी को समझिए। 20वीं सदी बोलते हैं किसको है? 1901 से लेकर 1999 तक का टाइम लाइन को कहा जाता है 20वीं सदी का जमाना। ठीक है, अब 20वीं सदी में हुआ क्या? देखिए, 20वीं सदी में लगभग जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो मूवमेंट था वो 20वीं सदी में लगभग शुरू हो गया था। ठीक है, और इसका शुरुआत करेंगे हम लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। अब देखिए, मैं यहां पर जितने भी मूवमेंट आपको पढ़ाऊंगा, बेसिकली मैंने क्या बताया शुरू में कि इस वीडियो में वुमेन्स का हर मूवमेंट में, ठीक है, चाहे वो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, कोई भी तरह का मूवमेंट हो, उसमें औरतों का क्या रोल रहा, ठीक है, औरतों का उसमें क्या किरदार रहा, ठीक है, औरतों ने उसमें किस तरह का रोल प्ले किया, औरतों ने क्या किया, उसके बारे में हम लोग बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट को जब मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि वो मूवमेंट आखिर चलाया क्यों जा रहा था, औरतों का क्या किरदार रहा वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए 20वीं सदी में क्या हुआ। 20वीं सदी जब शुरू हुई, ठीक है, तो 20वीं सदी के शुरुआत में ही एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट का शुरुआत हो गया। ठीक है, 20वीं सदी के लगभग शुरू होने के कुछ साल बाद ही, तो उसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस वक्त एक नॉवेल लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ का एक नॉवेल लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसमें एक गीत था, ठीक है, वंदे मातरम। अब वंदे मातरम जब गाकर सुनाया गया, लोगों के द्वारा पढ़ा गया, यानी लोगों ने जब वंदे मातरम को पढ़ा तो उनके दिल में भी नेशनलिज्म का फीलिंग जागने लगा। ठीक है, और सब जैसे कि मैंने बताया कि 20वीं सदी के शुरुआत में ही एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट का शुरुआत हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि इसमें औरतों का क्या किरदार रहा, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर बंगाल का जो पार्टीशन था, ठीक है, बंगाल का जो पार्टीशन किया क्यों गया था। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो ऐलान किया गया था वो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन था? उस वक्त का वाइसरॉय था। ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं, वाइसरॉय, उसको वाइसरॉय कहा जाता है। ठीक है, 1857 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से चेंज होकर क्या हो गया? वाइसरॉय हो गया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय था और लॉर्ड कर्जन भी, जाहिर सा बात है, 1857 का बाद का ये बात हो रहा है, तो ये लॉर्ड कर्जन क्या था? वाइसरॉय था। गवर्नर जनरल आप लोग मत लिख दीजिएगा, वाइसरॉय लिखिएगा। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, इसका ऐलान कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन उस वक्त का वाइसरॉय था। अब ये डिवीजन किया क्यों गया इसको समझिए। ये देखिए, ये पूरा बंगाल है, एक रफली एक नक्शा मान लीजिए, ये बंगाल है, ये उस वक्त का बंगाल था। अगर आज के हिसाब से हम लोग समझे तो आज का वेस्ट बंगाल था। ठीक है, ये वाला वेस्ट बंगाल, ये वाला ईस्ट बंगाल। आज का बांग्लादेश, ठीक है,
आज के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि उस वक्त का बंगाल कितना बड़ा था। आज का बांग्लादेश, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सबको मिलाकर उस वक्त का बंगाल था, जिसे बंगाल प्रोविंस कहा जाता था। ठीक है, अब जब लॉर्ड कर्जन ने कह दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, तो ऑफिशियली ये रीजन दिया गया था। रीजन क्या बताया गया था ऑफिशियली? ठीक है, ऑफिशियली ये रीजन बताया गया था कि बंगाल जो है वो काफी बड़ा है और हमको एडमिनिस्ट्रेटर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यानी हमको उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये कारण बताया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने, कि बंगाल बहुत बड़ा है, उसका आबादी बहुत ज्यादा है, हमको मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो इसका 2 टुकड़ा कर देते हैं, फिर मैनेज करना आसान हो जाएगा। एक हम लोग बना देंगे ईस्ट बंगाल, इसको बना देंगे क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में है, और इसको बना देंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसको ईस्ट बंगाल, इसको वेस्ट बंगाल कर देंगे, इसका साथ असम को जोड़ देंगे और इसका साथ बिहार और उड़ीसा को जोड़ देंगे। हालांकि ये उस वक्त था नहीं। ठीक है, आप लोग ये मत समझिएगा कि उस वक्त इसका नाम बांग्लादेश था, नहीं, उस वक्त तो पाकिस्तान भी नहीं बना था, तो बांग्लादेश कहां से आ जाएगा? चीजों को समझ कर पढ़िए। ठीक है, उस वक्त जब पाकिस्तान ही नहीं था, पाकिस्तान का जन्म तो 1947 में हुआ। ठीक है, तो जब पाकिस्तान ही नहीं था तो बांग्लादेश तो और बाद में बना। ठीक है, 1971 में बना, तो ये उस वक्त हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, इंडिया का ही हिस्सा था। ठीक है, अंग्रेज का ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था मतलब। तो उसने ये रीजन बताया, लेकिन उसके पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि ईस्ट बंगाल में जो आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी, और वेस्ट बंगाल में जो आज का जो वेस्ट बंगाल है, जिसमें उस टाइम का बिहार और उड़ीसा भी था, वहां पर आबादी थे हिंदू। यहाँ पर आबादी है मुस्लिम, यहाँ पे आबादी है हिंदू। तो मुस्लिम इसका सपोर्ट में था, मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मुस्लिम को लगता था कि चलो हमें हमारा एक अलग सा एक स्टेट मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा जहां सिर्फ मुस्लिम आबादी रहेगी और हमारा एक अलग सरकार बनेगा, हमारे बोलने वाले रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रहेंगे, नेता रहेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हिंदुओं ने इसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि हिंदुओं को लगता था कि हमारा हिस्सा छीना जा रहा है। ठीक है, अलग हो जाएगा। तो अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल में औरतों का क्या किरदार रहा, इसको समझिए। देखिए, इसमें बहुत, जब आप आंसर लिखने बैठोगे ना, ठीक है, जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप सबसे पहले यही करोगे कि कोई भी मूवमेंट का सबसे पहले आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कब हुआ, कैसे हुआ, उसका पीछे वजह क्या था, कारण क्या था। ये सब बताने के बाद आप औरतों का किरदार के बारे में बात करोगे। औरतों का किरदार के बारे में बात करने के लिए आप लगभग जितने औरतें का नाम आपके जहन में हो, आपके दिमाग में हो, उतने औरतों के बारे में आप लिख दीजिएगा अपने आंसर शीट में। ठीक है, चलिए उसको बात देते हैं, मैं आता हूं आपको पढ़ाने की तरफ। तो बंगाल का जब पार्टीशन का ऐलान किया गया, ठीक है, तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट करना हर जगह स्टार्ट किया, बाइकआउट मूवमेंट चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। अब ये क्या था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा औरतों का किरदार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उस टाइम एक लेडी थी सरला देवी चौधरानी। ठीक है, सरला देवी नाम याद रखिए, सिर्फ चौधरानी को छोड़ दिया, सरला देवी। सरला देवी ने क्या किया, एक बनाया लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार बनाया सरला देवी ने, जिसका काम था इंडिजिनस गुड्स को बनाना। ठीक है, इंडिजिनस गुड्स यानी कि जो लोकल सामान है उसको बनाना, ताकि अंग्रेजों का सामान को बाइकआउट करने के बाद हमको वो कुछ सामान तो यूज करना पड़ेगा ना। तो सरला देवी ने बनाया लक्ष्मी भंडार, जहां पर इंडिजिनस गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था। और सरला देवी ने 1911 में बनाया भारत स्त्री महामंडल। ठीक है, इतना मैं लिखने नहीं जाऊंगा, आप बोलकर लिख सकते हैं, मैं जब बोलूं तो आप लिख सकते हो। 1911 में सरला देवी ने भारत स्त्री महामंडल बनाया, जिसका खास काम था औरतों को इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, खुद का जो रोजगार है वो चला सके वो। ठीक है, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, वो इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइम में एक लेडी थी श्रीमती हेमंत कुमारी चौधरी। ठीक है, उसने एक एडिशन जारी किया था जिसका नाम था अंतःपुर। ठीक है, जो कि 1901 से 1904 के बीच में लिखा गया था। ठीक है, अब जब 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने ये ऐलान कर दिया कि बंगाल का डिवीजन किया जाएगा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांटा जाएगा, तो लोगों ने 16 अक्टूबर 1905 को भूख हड़ताल का ऐलान किया। ठीक है, लोगों ने, ताकि जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जो भाईचारा है वो बढ़े। ठीक है,
प्यार और मोहब्बत बढ़े और डिवीजन ना हो इसका। तो 16 अक्टूबर 1905 को देखिए, अब इसमें औरतों का खास किरदार रहता है, क्योंकि खाना बनाने का जो काम है वो औरतों का रहता है उस टाइम, ठीक है, उस टाइम क्या अभी भी है, ठीक है। तो खाना बनाने का मेन काम औरतों का रहता है। अगर औरतें अगर सहयोग नहीं करेगी, कॉपरेट नहीं करेगी, ठीक है, साथ नहीं देगी मर्दों का, तो बताइए अगर वो साथ नहीं देगी तो जाहिर है वो खाना बनाने में लग जाएगी। लेकिन उस दिन ये ऐलान किया गया कि आज के दिन किसी के भी घर में खाना नहीं बनेगा, लोग भूख हड़ताल करेंगे, ठीक है। और इस दिन को 16 अक्टूबर के दिन को एक तरह का मातम का तरह मनाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, शोक मनाएंगे। 16 अक्टूबर 1905 को ऐसा ही किया गया, किसी के भी घर में खाना नहीं बनाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया औरतों की वजह से, ठीक है। अच्छा, ढाका में, ठीक है, ढाका में जो आज बांग्लादेश का राजधानी है, उस वक्त तो खैर वो इंडिया का हिस्सा था। ढाका में एक 11 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था आशलता सेन। नाम याद रखिएगा, आशलता सेन। आशलता सेन जो कि नवाशासी सेन की ग्रैंड डॉटर थी। वो क्या करती थी उस टाइम में, घर घर जाकर स्वदेशी मूवमेंट के लिए लोगों को दावत देती थी, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट के लिए लोगों को उस स्वदेशी मूवमेंट के बारे में लोगों को बताती थी। अब देखिए, स्वदेशी मूवमेंट क्या है और बाइकॉट मूवमेंट क्या है, इसको समझ लिया। बाइकॉट मूवमेंट ये होता है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई भी सामान को वो लोग यूज नहीं करेगा, ठीक है। अंग्रेज का बनाया हुआ चाहे हाउस होल्ड में यूज होने वाला चीज या कोई भी जगह पे यूज होने वाला चीज, लेकिन वो अंग्रेजों का सामान को यूज नहीं करेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे, यानी उसको रिफ्यूज करेंगे, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि देखिए, अब कोई जब अंग्रेजों का बनाया हुआ सारा चीज को वो लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो अपने देश में बनाया हुआ, अपना लोकल एरिया में बनाया हुआ चीजों को वो लोग इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ अंग्रेज का बनाया हुआ चीजों की जगह, ठीक है। यानी अंग्रेज का सामान को वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ देसी सामान को इस्तेमाल करेंगे जो वो लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। तो बाइकआउट किया गया, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। आशलता सेन घर घर जाकर स्वदेशी मूवमेंट के लिए लोगों को जागरूक करती थी, ठीक है। और बरिशल में, ठीक है, बरिशल, ठीक है, बरिशल में एक लेडी थी मनोरमा बासु, ठीक है। वो एक यंग हाउसवाइफ थी, उसने औरतों की टीम को लीड किया जो प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है। मनोरमा बासु जो कि बरिशल में एक यंग हाउसवाइफ थी, इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बरिशल में एक यंग हाउसवाइफ थी मनोरमा बासु, उसने भी लीड किया इस मूवमेंट को, कहां, बरिशल में, ठीक है। और उन्हीं के कहने पर स्वदेशी की कसम खाई गई थी। और वहां पे जब एक भीड़ इकट्ठा थी औरतों की, तो उन्होंने अपने जो बैंगल्स है, जो अंग्रेजी बैंगल्स हुआ करते थे, यानी अंग्रेजों का बनाया, उस बैंगल्स को उन्होंने इस तरह से तोड़ा और स्वदेशी मूवमेंट का उन लोगों ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिन्होंने जन गण मन लिखा है। अच्छा, जब रविंद्रनाथ टैगोर, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने सारे देशवासियों को, यानी यूं कह ले कि क्योंकि ये मूवमेंट बंगाल में ज्यादा चल रहा था, ठीक है, क्योंकि बंगाल का बात था, बंगाल को डिवाइड किया जा रहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के लोगों से कहा कि आप रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाइए, रक्षाबंधन, ठीक है, जिसमें भाई बहन भाइयों को राखी बांधेगी, और ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के आपस में भाईचारे का एक तरह का सिंबल यहाँ पे दिखेगा अंग्रेजों को, तो इससे हो सकता है कि पार्टीशन रुक जाए, ठीक है। तो रक्षाबंधन त्योहार मनाने को भी कहा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा देशवासियों से कि आप, बंगाल के लोगों से कहा कि आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाइए, और बहुत सारे लड़कियों ने, जिन्हें वो अपना भाई मानती थी, उन्हें राखी बांधी, और रक्षाबंधन का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो ये था एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में औरतों का क्या किरदार रहा। और एक बात, जब एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट जब हो रहा था, तो इस मूवमेंट में बेसिकली गांव के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। गांव के लोग इससे थोड़ा सा वंचित रहते, यानी इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, वो लोग इस पे हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था। स्वदेशी मूवमेंट के लिए किसानों का ये कहना था कि हम इस मूवमेंट में शामिल होकर क्या करेंगे। अगर स्वदेशी मूवमेंट चलता है, सक्सेस हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका फायदा होगा, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में क्या किया जा रहा था, अंग्रेजी सामान का बाइकआउट किया जा रहा था, और इंडिया में, बंगाल में बनने वाले सामानों का यूज किया जा रहा था। तो इसमें किसान क्यों हिस्सा लेंगे, तो किसान इससे थोड़ा इस पार्टीशन से दूर रहते हैं। और अगर हम इस एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट को अगर ठीक से एनालाइज करें, तो हमको देखने को मिलता है कि इसमें जो हायर क्लास की जो औरतें थी और वेल एजुकेटेड जो औरतें थी,
उन्होंने इसमें ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ना कि कंजर्वेटिव और अनएजुकेटेड टाइप की जो औरतें होती है उन लोगों ने इसमें ज्यादा अच्छे से हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। मैंने रीजंस बताया, उस वक्त का वाइसरॉय कौन था। ठीक है, और आपको कुछ औरतों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर देना है, तो हो जाएगा आपका एक आंसर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वह है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में औरतों का क्या रोल रहा उसको देखेंगे। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए, आप कभी भी अपना आंसर में ये मत लिख दीजिएगा कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल के टाइम में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए 1916 में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वो थे उस वक्त तो नेल्सन मंडेला के साथ, तो गांधी जी तो बाद में आए। ठीक है, हिंदुस्तान उस वक्त कुछ लोग लिख देते हैं कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में गांधी जी उस वक्त थे, उस वक्त गांधी जी थे नहीं, उस वक्त वो साउथ अफ्रीका में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले गांधी जी थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हर मूवमेंट का पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ के रखो। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट का मैंने आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया, तो इसका भी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान के रखिए। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ सन 1920 में। ठीक है, इसमें उससे एक साल पहले 1919, ठीक है, 1919 में उस वक्त भारत के जो वाइसरॉय था वो था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड। उसने एक कानून बनाया, रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट के मुताबिक किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी प्रूफ के, मान लीजिए उसने कोई गलती की लेकिन उसके खिलाफ अंग्रेजों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने ये गलती की है, लेकिन गलती जाने बगैर उसके प्रूफ, उसका खिलाफ अगर प्रूफ नहीं है तब भी उसको जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोलेट एक्ट। तो इसके खिलाफ अमृतसर में क्या हुआ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में सिखों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, या यूं कह लें कि लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई उसके खिलाफ, के रोलेट एक्ट के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। हिंदुस्तानियों की, किसानों की एक भीड़ हुई, एक तरह का मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में जनरल डायर आए और बिना वार्निंग के वहां पे फायरिंग शुरू कर दी और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। अब जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है, 1919 में, तो उसके खिलाफ लोगों में तो गुस्सा था ही। जनरल डायर के ऊपर भी कमीशन बैठाया गया। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में हंटर कमीशन बनाया था। उस वक्त का जो वाइसरॉय था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड, जनरल डायर के ऊपर उसने एक कमीशन बैठाया जिसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है, उसके तहत जनरल डायर को उसका पनिशमेंट भी दिया गया था, लेकिन खैर उसका बाद में करेंगे। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया गांधी जी के जरिए। गांधी जी ने शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा है, लेकिन बंगाल में उसका जो जिम्मेदारी दिया गया था, बंगाल में उसको जिम्मेदारी दिया गया था देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ऑक्यूपेशन से ये बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपने बैरिस्टर का काम छोड़कर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका वो हिस्सा बन गए थे, और उनकी जिम्मेदारी थी बंगाल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाना। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था बसंती देवी। बसंती देवी ने बंगाल में जो औरतें हैं उनको लीड किया था, क्योंकि चित्तरंजन दास को तो जेल भेज दिया गया था ना, तो उनकी बीवी बसंती देवी ने इस मूवमेंट को, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंगाल में चलाया, और उन्होंने औरतों को लीड किया। ठीक है, औरतों की एक तरह से लीडर बन गई थी बसंती देवी। अब चित्तरंजन दास की दो बहनें थी। ठीक है, दो बहनें थी, उर्मिला देवी और सुनीता देवी। दो आप नाम याद रख सकते हैं। चित्तरंजन दास की बीवी का नाम था बसंती देवी, जो बंगाल में औरतों को लीड कर रही थी, और बंगाल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने का जिम्मेदारी दिया गया था चित्तरंजन दास को। अब चित्तरंजन दास की दो बहनें थी, उर्मिला देवी और सुनीता देवी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नारी कर्म मंदिर। नारी कर्म मंदिर, जिसका खास काम था, ठीक है, जिसका खास काम था औरतों को ट्रेनिंग देना, कि आप औरतों को ट्रेनिंग देना। ठीक है, वुमेन एक्टिविस्ट बनने की औरतों को ट्रेनिंग देना, और गांधी जी का बताया हुआ जो सूती कपड़ा का जो चरखा होता था उसको चलाना भी सिखाया जाता था वहां पर औरतों को। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, नारी कर्म मंदिर। ठीक है, नारी कर्म मंदिर। तो यहाँ पर लोगों को, औरतों को चरखा चलाना सिखाया जाता था, उससे कैसे सूती कपड़ा बना सकते हो वो चलाना सिखाया जा सकता था। ठीक है, सन 1926 को
पहले हम लोग बात करते हैं 1917 को, ठीक है। 1917 को एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट बनी, औरतों में पहली प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। और सन 1926 को, ठीक है, सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय प्रेसिडेंट वो बनी। और जाहिर है एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू का इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना औरतों में भी कुछ हिम्मत लाएगी कि एक औरत जब प्रेसिडेंट बन सकती है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो हम क्यों नहीं, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनके दिल में जज्बा जगाने का काम भी ये दोनों कर रही थी, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। आपका क्वेश्चन जब आए एग्जाम में कि पहली प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है, पहली सिर्फ महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि पहला भारतीय महिला, ठीक है, इंडियन वुमेन हु सर्व एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो होगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये यहाँ पर औरतों का तो बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि जो औरत इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहेगी तो जाहिर वो कुछ ना कुछ तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उसका कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसका योगदान रहेगा। तो जाहिर है यहाँ पर एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू भी यहाँ पर अपना अपना रोल निभा रही थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू तो हुआ 1920 में, लेकिन 1922 में इसे बंद कर दिया गया। 1922 में गोरखपुर में जब चौरी चौरा का मूवमेंट हुआ, जहां पर लोगों ने एक पुलिस थाने को घेर कर वहां पर आग लगा दी थी, तो महात्मा गांधी ने इसे वायलेंस मूवमेंट कहा, ठीक है। और चूंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, तो ठीक है, इसमें तो अहिंसा, हिंसा नहीं की गई थी, ये तो एक अहिंसा आंदोलन था, ठीक है, इसमें हिंसा नहीं की गई थी। लेकिन 1922 में जो गोरखपुर में जो चौरी चौरा मूवमेंट जो हुआ, चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया, ठीक है। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं वुमेन्स रोल इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी गांधी जी ही ने लीड किया था, ठीक है। बात है 12 मार्च 1930 का, ठीक है। 12 मार्च 1930 से पहले तक हिंदुस्तानियों के ऊपर सॉल्ट टैक्स भी लगता था, ठीक है, यानी नमक जो आप लेते हो उसके ऊपर भी अंग्रेज टैक्स लगाते थे हिंदुस्तानियों के ऊपर। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ निकले, ठीक है, अपने आश्रम, उनके आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने फॉलोअर्स के साथ दांडी के कोस्टल रीजन पर पहुंचे। कोस्टल मतलब समुद्र का किनारा वाला इलाका, ठीक है, जो कि अरेबियन सी से जाकर मिलता है, गुजरात में वो पड़ता है। दांडी के कोस्टल रीजन में गए और वहां उन्होंने खुद अपने हाथों से नमक बनाकर नमक सॉल्ट को तोड़ा और पूरे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया कि पूरे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शांतिपूर्वक चलाई जाएगी, ठीक है। अब सिविल डिसओबीडियंस जैसे ही लागू हुआ, ठीक है, मतलब लागू क्या, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जैसे ही गांधी जी ने ऐलान किया सॉल्ट टैक्स को तोड़कर कि सॉल्ट टैक्स, तो सॉल्ट तो हमारा है, वो तो समुद्र से बनकर आता है। गांधी जी ने खुद वहां पर सॉल्ट बनाया समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र के पानी में ही नमक पाया जाता है। खैर, तो सिविल डिसओबीडियंस पहला ऐसा मूवमेंट था, ठीक है, जो कि शहर में सिर्फ नहीं हो रहा था बल्कि शहर और गांव हर जगह हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट जो है उसमें किसानों ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें शहर और गांव, आप कह सकते हैं कि ये एक पहली बार एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। पहली बार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के द्वारा एक पहली बार एक नेशन वाइड, नेशन लेवल पर एक मूवमेंट चलाया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी धर्म का लोग हो, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। स्पेशली सरोजिनी नायडू ने हिस्सा लिया इसमें। अब जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ऐलान हो गया, गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि पूरे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई जाएगी, तो इंडिया के जो बड़े बड़े शहर है जैसे कोलकाता, बॉम्बे, ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, इन सब इलाकों में औरतों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, ठीक है, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। शराब की दुकान के सामने या अंग्रेजी, मतलब जो वहां पर अंग्रेजी सामान मिलता है, ठीक है, ब्रिटिश कमोडिटीज जहां पर सेल की जाती है, उस दुकान के सामने भी औरतों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किया। और लगभग सिर्फ दिल्ली में 1600 औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, सिर्फ
सिर्फ दिल्ली में 1600 औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ जैन नहीं, बल्कि लगभग हर धर्म के औरतों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, या हर यूं कह सकते हैं कि हर जगह के भी। अब देखिए, धर्म और जगह दोनों अलग अलग चीज होता है। गुजराती मतलब एक तो हुआ धर्म कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है उन लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही साथ गुजराती, ठीक है, गुजराती, मराठी, बंगाली, लगभग हर जगह के, हर प्रोविंस के रहने वाले औरतों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोटेस्ट किया, और गांधी जी का इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लगभग सक्सेस बनाया इन्हीं सारी औरतों ने। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की माँ, ठीक है, स्वरूप नेहरू, उन्होंने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि उस वक्त वो काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया गांधी जी का, और इस गांधी जी के इस मूवमेंट को सक्सेस बनाया, ठीक है। वो उस वक्त इतनी ज़ईफ होने के बावजूद भी उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया स्वरूप नेहरू ने, बल्कि यूपी में उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। देखिए 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत होता है, ठीक है। ये मूवमेंट गांव, शहर, हर जगह पे चलाया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब क्या होता है? भारत छोड़ो मूवमेंट, है ना, कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों को कहा जा रहा है भारत छोड़ो। 1942 8 अगस्त 1942 को इस मूवमेंट का शुरुआत होता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट गांव में, शहर में, जैसे कि मैंने एंटी पार्टीशन और बंगाल मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें किसानों का कोई खास रोल नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन में रहा था, सिविल डिसोबीडियंस में भी रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट भी शहरों और गांव दोनों जगहों पर चलाया जाता, बल्कि पूरे भारत में चलाया जाता था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो सबसे यादगार, एक जो आपका एग्जाम में भी वो लिखने को आ सकता है, ठीक है, और आपको वो चीज लिखना भी चाहिए। एक लेडी थी, ठीक है, बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक लेडी थी 73 ईयर ओल्ड, जिनका नाम था मातंगनी हाजरा, ठीक है। मातंगनी हाजरा वो उस वक्त 73 ईयर्स एज की थी, गरीब घराने में उनकी पैदाइश हुई थी, और यंग विडो उस वक्त थी, 15 साल की उम्र में शादी और 18 साल की उम्र में वो लगभग विडो हो गई थी, विधवा हो गई थी। तो मातंगनी हाजरा जो कि एक पुअर फैमिली से, एक तरह की कंजर्वेटिव फैमिली से वो आती थी, 73 साल की उम्र में, ठीक है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट उस वक्त चल रहा था पूरे भारत में, तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में जब किसानों ने कोर्ट का और थानों पर हमला किया, ठीक है, पुलिस थानों और कोर्ट पर जब हमला किया, यहाँ तक कि टेलीग्राफ की लाइन भी उन लोगों ने खत्म कर डाली, बर्बाद कर डाली। मातंगनी हाजरा इंडिया का फ्लैग लेकर, ठीक है, वो वहां पर लहराना चाहती थी, ठीक है, पुलिस थाने के ऊपर लहराना चाहती थी, और अदालत और पुलिस थाने पर कब्जा करना चाहती थी, उनका घेराव करना चाहती थी 73 साल की मातंगनी हाजरा। और उसी बीच अंग्रेजी ऑफिसर, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स उन पर फायरिंग कर देते हैं, और उसी में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उस वक्त एक और लेडी थी उषा मेहता। उषा मेहता ने एक रेडियो ट्रांसमीटर बनाया, ठीक है, रेडियो ट्रांसमीटर बनाया, रेडियो ट्रांसमीटर बनाया जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम, जिसका काम था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का दौरान, ठीक है, लड़ाई कहां हो रही है, कहां पहुंच रही है, प्रोटेस्ट किस तरह से पूरे देश में हो रहा है, उसका खबर आम लोगों तक पहुंचाना उसका काम था, ठीक है, उषा मेहता का। वो ये काम लगभग करती रही जब तक कि वो अरेस्ट ना हो गई, ठीक है। अरेस्ट होने तक उन्होंने ये काम किया। क्या किया? रेडियो ट्रांसमीटर बनाया जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम, जिसका काम था कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, हिंदुस्तानी जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका भी क्या हाल है, ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या क्या वहां पे चल रहा है, ठीक है, हाल क्या है, पूरा खबर वो इस रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए लोगों तक पहुंचाने का उनका काम था। कब तक पहुंचाती रही? जब तक कि वो अरेस्ट ना हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने दो औरतों के बारे में पढ़ा, एक तो था उषा मेहता और दूसरा 73 साल की मातंगनी हाजरा। अब हम लोग आ जाते हैं नेचर ऑफ वुमेन्स रोल इन द आर्म्ड रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। देखिए,
अब तक मैंने आपको जितना भी मूवमेंट के बारे में पढ़ाया है उसमें जो औरतों का किरदार रहा है वो सारे के मूवमेंट जो थे वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। यानी इन सारे मूवमेंट में वायलेंस नहीं किया गया था, ठीक है। यानी अंग्रेजों के साथ झड़प नहीं किया गया था, उनके साथ लड़ाई नहीं की गई थी। यूं कह ले कि वायलेंस को इख्तियार नहीं किया गया था, ठीक है। वायलेंस का रास्ता को नहीं अपनाया गया था, बल्कि नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। चाहे वो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट हो, स्वदेशी मूवमेंट जो कि उसी का अंडर में था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इनमें दंगा फसाद नहीं किया गया, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रोटेस्ट किया गया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलाया गया, ठीक है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे कि मैंने कहा। लेकिन ये जो आर्म्ड रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल जो था ना ये गांधी जी के नजरिए से बिल्कुल अलग था, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि हम हिंसा नहीं करेंगे बल्कि अहिंसावादी तरीके से अपनी बात मनवाएंगे। लेकिन औरतों का एक ग्रुप था, ठीक है। उसमें प्रीति लता वाडेडर भी थी, कल्पना दत्ता भी थी, ठीक है, लीला रॉय भी थी, और भी कई सारी औरतें और कुछ स्टूडेंट्स थे। उनको लीड कर रहे थे उस वक्त के मास्टर दा कहे जाने वाले सूर्या सेन, ठीक है। सूर्या सेन वो उनको लीड करते थे, जिनका खास काम था कि हिंसावादी तरीके से अंग्रेजों से बदला लेना, वहां पर कुछ भी करना, मतलब झड़प करना, ठीक। लेकिन हिंसावादी तरीके से, यानी कि शांतिपूर्वक अब बात नहीं होगी, अब बात होगी मुक्के और लात में, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल का शुरुआत होता है। अच्छा, गांधी जी इसको सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, वायलेंस को नहीं। उनका मानना था कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। लेकिन आर्म्ड रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल का इजाजत भी औरतों को नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता था, जान का खतरा होता था, इसीलिए इन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने एक खुफिया, एक सीक्रेट ग्रुप अपना बना लिया था, जिसको लीड कर रहे थे सूर्या सेन, जिनको कहा जाता था मास्टर दा, ठीक है। अब देखिए, इसका शुरुआत होता है सबसे पहले दीपाली संघ, ठीक है। दीपाली संघ क्या है? लीला रॉय की नाम की एक महिला सन 1924 में दीपाली संघ को बनाती है, ठीक है। दीपाली संघ एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खास काम होता था औरतों में एजुकेशन फैलाना। दरअसल एजुकेशन फैलाना ये एक झूठा बात था। एजुकेशन के नाम पर यहाँ पे जो औरतें होती थी उनको आर्म्ड रेवोल्यूशनरी एक तरह का ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है। यानी हम लोग अंग्रेजों पर हमला करेंगे, ठीक है, हिंसा होगी, उसके लिए औरतों को तैयार किया जाता था। उन्हें वो सारी चीजें सिखाई जाती थी। उनमें एक स्टूडेंट थी प्रीति लता वाडेडर, और कल्पना दत्ता भी उनमें शामिल थी, और कुछ स्टूडेंट भी शामिल थे, ठीक है। तो लीला रॉय ने 1924 में दीपाली संघ बनाया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आगे की बात है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रीति लता वाडेडर में। देखिए, प्रीति लता वाडेडर एक स्टूडेंट थी, ठीक है। काफी यंग एज में उनकी मौत हो गई थी, और वो भी दीपाली संघ का ही हिस्सा थी, और सूर्या सेन के ग्रुप में ही वो थी, ठीक है। चिट्टा गैंग आर्मरी रेड का वो हिस्सा थी, ठीक है। तो 24 सितंबर 1932, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को चिट्टा गैंग में एक यूरोपियन क्लब था। चिट्टा गैंग एक जगह है, ठीक है, वहां पे एक यूरोपियन क्लब था। उस वक्त के जो यूरोपियन क्लब होते थे वहां पर उसके गेट के ठीक सामने लिखा हुआ रहता था इंग्लिश में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। यानी डॉग्स और इंडियंस को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। तो उसी यूरोपियन क्लब में प्रीति लता वाडेडर और उनके 7 साथी ने, ठीक है, 7 बॉयज थे और वो एक अकेली महिला थी। उन लोगों ने मिलकर यूरोपियन क्लब पर हमला किया, ठीक है। जो प्रीति लता वाडेडर थी वो सोल्जर के यूनिफॉर्म में थी, और बाकी 7 के 7 लड़के वो वॉचमैन के ड्रेस में थे, ठीक है, कोचमैन के ड्रेस में थे। तो उन लोगों ने उस यूरोपियन क्लब पर हमला किया। जब प्रीति लता वाडेडर को गोली लगी, ठीक है, तो उन्होंने अपना, जाहिर है अब गोलीबारी होगी तो गोली तो लगेगी ही। प्रीति लता वाडेडर को गोली लगी, उन्होंने प्रीति लता वाडेडर जो कि जख्मी हो चुकी है, उन्होंने अपना रिवॉल्वर अपने एक साथी को दे दिया, ताकि उनका रिवॉल्वर उनके काम ना आकर दूसरों के काम आ जाए, ठीक है, अपने ही साथी के काम आ जाए। तो अपना रिवॉल्वर उन्होंने किसी और को दे दिया, और इससे पहले कि अंग्रेज उन्हें मारे, उनके हाथ में एक साइनाइड थी, ठीक है। साइनाइड खाने से लोगों की मौत हो जाती है,
तो साइनाइड का एक गोली लिया और खुद ही उसे खाकर अपनी जान दे दी। ठीक है, इससे पहले कि ब्रिटिश उन्हें पकड़े उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली साइनाइड खाकर। ठीक है, अब आते हैं कल्पना दत्ता। अब खा ली तो उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल, हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है प्रीति लता वाडेकर को। अब हम लोग आ जाते हैं कल्पना दत्ता। कल्पना दत्ता भी दीपाली संघ का हिस्सा थी, सूर्या सेन के ग्रुप में ही थी। और कल्पना दत्ता का प्रीति लता वाडेकर के साथ होना लगभग तय था। ये तय था कि वो प्रीति लता वाडेकर के साथ यूरोपियन क्लब पर हमला करेंगी, ये पहले से तय था। लेकिन 24 सितंबर से ठीक एक हफ्ता पहले कल्पना दत्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो सूर्या सेन से मिलने के लिए जाती हैं। क्योंकि जो यहाँ पर प्रीति लता वाडेकर कर रही थी उसमें तो सूर्या सेन था नहीं, क्योंकि सूर्या सेन से जब मिलने जा रही थी कल्पना दत्ता तो कल्पना दत्ता को अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वो चिट्टा गैंग आर्मरी रेड में नहीं जा पाई थी कल्पना दत्ता, वरना अगर वो जाती तो प्रीति लता वाडेकर के साथ उनकी भी मौत हो जाती। तो कल्पना दत्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1933 में उनको, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अरेस्ट किया जाता है। अब देखिए प्रीति लता वाडेकर का साथ जो हुआ यूरोपियन क्लब पर जब उन्होंने हमला किया तो कब किया? 24 सितंबर 1932 को। एक हफ्ता पहले कल्पना दत्ता गिरफ्तार हो चुकी थी, इसीलिए वो प्रीति लता वाडेकर के साथ नहीं जा पाई थी जहां पर प्रीति लता वाडेकर की मौत हो गई थी। तो कल्पना दत्ता को जब अरेस्ट किया गया पहली बार जब अरेस्ट किया गया तो वो कुछ दिन में छूट गई। सन 1933 को उनको फिर से जेल में भेज दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। लेकिन 1939 को उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी के कुछ नेगोशिएशन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया कल्पना दत्ता को। ठीक है, 1939 में वो रिहा हुई। 1940 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और 1943 में उनका विवाह हो गया पीसी जोशी से। ठीक है, पीसी जोशी से उनका विवाह हो गया, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हिस्सा थे। और कल्पना दत्ता की मौत हुई थी 1995 में। ठीक है, तो काफी एक लंबा उम्र मिला इनको, क्योंकि उनका पैदाइश हुआ था 1913 में। याद रखिएगा, 1913 में कल्पना दत्ता का पैदाइश हुआ था और 1995 में इनकी मौत हुई थी। 1933 में इन्हें अरेस्ट किया गया, 1939 में इन्हें आजाद कर दिया गया जेल से। 6 साल बाद लगभग 40 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और 43 में इनकी शादी हो गई पीसी जोशी से। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा कि प्रीति लता वाडेकर के साथ 24 सितंबर 1932 को वो जाने वाली थी कल्पना दत्ता, वहां पे भी उनकी मौत हो सकती थी। लेकिन प्रीति लता वाडेकर यूरोपियन क्लब पर हमला करे उससे एक हफ्ता पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, इसीलिए कल्पना दत्ता बच गई थी और प्रीति लता वाडेकर का मौत हो गया था। ठीक है, उनका डेथ हो गया था उस इंसिडेंट में। ठीक है, याद रहेगा दीपाली संघा, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्ता, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। वुमेन्स विंग ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कौन कर रहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कहां पे ये लीड कर रहे थे? सिंगापुर में। सिंगापुर में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ? 1939 में, है ना, 1939 में, और ये 1945 तक चला। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हम लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया से सिंगापुर चले गए थे। ठीक है, और उन्होंने जापानीज एक आर्मी तैयार की थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, ठीक है, 1943 में सिंगापुर पर कब्जा जमा लिया था जापान ने सिंगापुर पर कब्जा जमा लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। ठीक है, चूंकि अभी हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, औरतों का क्या किरदार रहा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी में भी औरतों का ही बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि औरतों का एक रेजिमेंट बनाया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे और लेडीज वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वॉलंटियर्स मतलब जो अपनी खुशी से काम करते हो, ठीक है, अपने मन से काम करते हो, तो वॉलंटियर्स चाहिए। ठीक है, तो बड़े बड़े घरानों की पढ़ी लिखी औरतें, ठीक है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ इंजीनियर्स है, कुछ भी, तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती ली। ठीक है, और उसका हिस्सा बनी लगभग 1500 औरतें उसका हिस्सा बनी।
और इस रेजिमेंट को लीड कर रही थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है, लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है। इस 1500 औरतों की जो रेजिमेंट थी उसको लीड कर रही थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। शुरू से लेके अब तक औरतों को यही कहा जाता था कि अगर वो आर्मी में जा रही हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, नर्स का काम करेगी, यानी अगर किसी को चोट लग गई तो वो नर्सिंग का काम करेंगी, या ज्यादा से ज्यादा हॉस्टेस का काम करेंगी, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो खाना बनाने का काम करेंगी, ठीक है। लेकिन पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का सोच में बहुत बड़ा फर्क था। गांधी जी नॉन वायलेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, जबकि नेताजी वायलेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। तभी तो उन्होंने तो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी किस लिए बनाई? शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए नहीं, मारो, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का मतलब क्या हुआ? वो लड़ना चाहती है, जबकि गांधी जी का क्या मानना था कि हम लड़ेंगे नहीं, हम नॉन वायलेंस मूवमेंट करेंगे, जबकि नेताजी का मानना था कि नहीं, नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होगा, वायलेंस ही अपनाने पड़ेगा, ठीक है। तो 1500 औरतों की लगभग एक रेजिमेंट तैयार हुई, और जिसके लीडर कौन थी? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो अब तक मैंने क्या कहा कि औरतें ज्यादातर जो आर्मी में भर्ती होती वो ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने का काम या नर्सिंग का काम करती थी। लेकिन पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके हाथों में रिवॉल्वर दे दिया, AK-47 दे दिया, और कहा कि दौड़ लगाओ और इसको चलाना सीखो, ठीक है, हमला करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त की औरतों को झांसी की रानी का हवाला दिया कि झांसी की रानी ने जिस तरह से अंग्रेजों से मुकाबला किया था और उससे जंगें लड़ी थी, ठीक है। हालांकि झांसी की रानी बाद में मारी गई थी, और उन्हें प्रीति लता वाडेडर, जो अभी मैंने पिछले में आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको बताया प्रीति लता वाडेडर थी, कल्पना दत्ता थी, ठीक है। उनसे भी उन लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश की कि उनसे भी हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, और उनके रेजिमेंट का नाम रखा झांसी की रानी रेजिमेंट, ठीक है। यहाँ 1500 औरतों की जो रेजिमेंट थी, इनका नाम रखा झांसी की रानी रेजिमेंट, ठीक है, क्योंकि झांसी की रानी से उनको प्रेरणा लेना था, झांसी की रानी से उनको सीखना था कि जिस तरह से झांसी की रानी ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, इन्हें भी करना पड़ेगा, ठीक है। कल्पना दत्ता और प्रीति लता वाडेडर ने जिस तरह से यूरोपियन क्लब पर हमला किया, कल्पना दत्ता ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी थी, उस तरह का भी हवाला देकर इन्हें ये किया गया, इनकरेज किया गया, ठीक है, इनकी हौसला अफजाई की गई। और इन सारे बातों का खुलासा अपने एक आर्टिकल में, ठीक है, अपने एक आर्टिकल में लक्ष्मी सहगल इन सारे बातों का खुलासा करती है, ठीक है। लक्ष्मी सहगल कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने औरतों को इनकरेज किया, ठीक है। सिर्फ खाना बनाना और नर्सिंग करना आर्मी में औरतों का काम नहीं है, औरतें भी बंदूक चला सकती है और लड़ाई लड़ सकती है। और याद रखिएगा, ये सारा चीज सिंगापुर में हो रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी को उस वक्त जो लेडीज की जो रेजिमेंट थे उसको लीड कर रही थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 7, ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 7 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन, यानी कि 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20वीं सदी में 1901 से लेकर आजादी तक, ठीक है, जितने भी मूवमेंट चलाए गए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है, उनमें औरतों का क्या किरदार था, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और तीसरी और लास्ट पार्ट में हम लोग मार्जिनल पीपल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा फ्रीडम स्ट्रगल में और मूवमेंट में इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ वुमेन्स के बारे में पढ़ा, वुमेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने काफी इसमें डाली है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा रहती कि चैप्टर 7 पर हमें वीडियो चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।